नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के इस सेकंड भाग में यूनिट जो हमारा 2 है डेटा संग्रह की चर्चा आपसे करने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि यदि आपने इससे पहले वाले भाग को नहीं देखा है, पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो उसको आप जाकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और प्रत्येक वीडियो के अर्थशास्त्र के प्रत्येक वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी उनकी सभी की लिंक आपको मिलेगी, जिन्हें आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ हम प्रारंभ करते हैं डेटा संग्रह वाले पार्ट को। तो शासन द्वारा निर्धारित जो इसका जो अंक निर्धारण है उसको देखा जाए तो ये पार्ट हमारा 10 नंबर का पार्ट है। और साथ ही यहाँ पर हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 3 होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे और एक जो प्रश्न होगा वो होगा 3 अंक का। इस तरह से कुल मिलाकर के 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाना है। तो हम प्रारंभ करते हैं सही विकल्प से। तो सही विकल्प का पहला हमारा प्रश्न है, लॉटरी निकालने के लिए रिक्त यहाँ पे रिक्तांत दिया हुआ है, सेबलिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यादृच्छिक रूप से, मतलब पहला वाला ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में नमूने के बीच तुलना करते समय निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया जाता है और जनगणना पद्धति बनाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द वाला, ये सभी, मतलब सर्वेक्षण का क्षेत्र, डेटा की शुद्धता, संग्रहण की लागत, सभी इसमें आ जाता है। इसके बाद में किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो वो हो जाएगा हमारा ब वाला, चर कहलाती है। इसके पश्चात किसी वर्ग के ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वर्ग अंतराल का परिमाप या वर्ग की आकार भी उसे हम कह सकते हैं। इसके बाद में अगला जो हमारा है पांचवा, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है सारणीकरण। सारणीकरण। अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उसको किया जाता है समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ब वाला इसका उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे हम चलें रिक्त स्थान की पूर्ति करें वाले प्रश्न पे। तो पहला रिक्त स्थान है हमारा स्थानीय वर्गीकरण में, तो यहाँ आ जाएगा स्थान। स्थान वर्गीकृत चर बन जाते हैं, पहले वाले में आ जाएगा। दूसरा वाला हमारा है रिक्त स्थान एक तालिका में पंक्तियों का शीर्षक है। तो आधार, आधार एक तालिका की पंक्तियों का शीर्षक है, दूसरे का हो जाएगा। फिर तीसरे में एक समावेशी, एक समावेशी श्रृंखला आ जाएगा। यहाँ पे समावेशी श्रृंखला वह है जिसमें इसकी ऊपरी सीमा तक सभी आइटम शामिल होते हैं। आइटम मतलब जो वस्तुएं हैं वो सभी शामिल होती है। फिर चौथा जो हमारा है वो हो जाएगा रिक्त स्थान किस में आ जाएगा? गुणात्मक। गुणात्मक, गुणात्मक वर्गीकरण डेटा की विशेषताओं के आधार अनुसार किया जाता है। इसके बाद में हमारा जाएगा पांचवा जो रिक्त स्थान, इसमें जनगणना। जनगणना जो है, जो जनगणना होती है तो जनगणना विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त होती है। जनगणना आ जाएगा, यहाँ पर जनगणना शब्द आ जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात जो छठा हमारा रिक्त स्थान है, अंतिम रिक्त स्थान हमारा, यादृच्छिक के तहत ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के चुने जाने की बराबर, मतलब समान समान संभावना होती है, यह बराबर भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद में सत्य असत्य वाले प्रश्नों की चर्चा करें तो नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है, तो ये हमारा सत्य है। जनगणना पद्धति के प्रगणकों की कम संख्या की आवश्यकता होती है, तो ये असत्य है, प्रगणक की आवश्यकता अधिक होती है। संचय बारंबारता वर्ग की बारंबारता के रूप में, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ये हमारा भी, ये भी असत्य है। सतत चर के मामले में डेटा भिन्नों में व्यक्त किया जाता है, तो ये भी असत्य है। हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है, तो ये जो हमारा पांचवा वाला हो जाएगा ये भी असत्य हो जाएगा। इसके पश्चात छठा है दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई बराबर नहीं होगी, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक ही इसमें सत्य हुआ। सही जोड़ी मिलान की यदि बात करें हम, तो सही जोड़ी मिलान का पहला है हमारा कॉलम ए और कॉलम बी, अंक गणितीय क्षेत्र रेखांकन, अंक गणितीय रेखांकन का जो हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पहले का उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, सेकंड वाला। यहाँ देता हूँ, सेकंड आ जाएगा। सेकंड वाला हमारा क्या है? तो सेकंड वाला हमारा ये है ऊपर की ओर, सॉरी वर्तमान समय में, यहाँ जाएगा वर्तमान समय में। ये थोड़ा छपा हुआ सही नहीं है, पर यहाँ आएगा वर्तमान समय श्रृंखला विधि, है ना? वर्तमान समय श्रृंखला विधि इसमें आएगा पहले वाले में।
इसके बाद में दूसरा जो क्षैतिज रेखा हमारा है, तो क्षैतिज रेखा में हो जाएगा पहला वाला, इसमें आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा एब्सिस, तो पहला वाला हमारा हो जाएगा ये। फिर बार आरेख, तो बार आरेख का हो जाएगा चौथा, और वो हमारा क्या है, तो वो है 2 आयामी आरेख, यहाँ पे हो जाएगा इसका चौथा 2 आयामी आरेख वाला। फिर ओगी से क्या समझते हैं, तो ओगी का जो जो हमारा है इसका हो जाएगा तीसरा वाला, मतलब ऊपर की ओर उठना, तीसरा वाला हो जाएगा इसका। फिर पाई आरेख, तो पाई आरेख जो हमारा ई वाला इसका हो जाएगा छठा, मतलब वृत्ताकार आरेख, वृत्ताकार आरेख हो जाता है। इसके बाद में गुण की बात करें, तो गुण वाला जो हो जाएगा गुणात्मक आयाम। इस तरह से थोड़ी सही जोड़ी मिसप्रिंट टाइप दिख रही है आपको, लेकिन मैंने आपको तीर के निशान के माध्यम से बताने का प्रयास आपको किया है। इसका ये वाला है, दूसरे का दूसरा हो जाए इस तरह से कि यहाँ पे दोनों क्रॉस क्रॉस के टाइप से अपन देख सकते हैं। ऐसे एक्स बना हुआ है शुरू के 2 के लिए, फिर एक्स बना हुआ है, फिर एक्स बना हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, हम अंक गणित रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं। तो यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देखते हैं, आइए। ये जो हमारे एक शब्द एक वाक्य के प्रश्न आप देख रहे हैं, अंकगणितीय रेखा आपको क्या कहते हैं, सभी आयतों के शीर्षों के दिए सारे प्रश्न हमारे, इनके उत्तर आप देखते हैं। देखें, पहले वाला जो हमारा हो जाएगा उसमें हो जाएगा समय श्रृंखला ग्राफ, दूसरे बारे में हमारा आ जाएगा आवर्ती बहुभुज, तीसरे में शीर्षक स्टब्स कैप्शन फुटनोट, कोई भी 2 ले सकते हैं। फिर चौथा जो हमारा प्रश्न है, हम बॉक्स को क्या कहते हैं, उनको कॉलम कहते हैं। इसके बाद में पांचवा है सामान्य वक्र का आकार कैसा होता है, तो घंटी के आकार का वक्र होता है। पांचवा परास का सूत्र, तो परास जो है रेंज जो है उच्चतम मान श्रृंखला और निम्नतम श्रृंखला का सबसे निम्नतम कम मूल्य वाला जो है उसको घटा देते हैं, तो रेंज हमको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में लघुत्तरी जो अति लघुत्तरी प्रश्न हमारे हैं 2 अंक की, उनकी चर्चा कर लेते हैं। काल श्रृंखला और आंकड़ों के चित्र में प्रस्तुतिकरण की 2 सीमाएं लिखिए। तो जब वास्तविक या मौलिक समंकों के स्थान पर उनके निर्देशांकों अर्थात सापेक्षिक मूल्यों को बिंदु रेखी पत्र पर प्राकृतित किया जाता है, तो उसे निर्देशांक कालिक चित्र कहते हैं। एक वर्ष में मासिक वर्षा को नियमित रूप करने के निरूपित करने के लिए किस प्रकार के आरेख की अधिक प्रभावी होते हैं। तो वर्ग वर्ष विशेष की मासिक वर्षा को प्रस्तुत करने के लिए दंड आरेख अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि यहाँ एक चर को ही प्रस्तुत करना होता है। इस तरह से आंकड़ों के शाब्दिक और प्रस्तुतिकरण की कोई 2 विशेष सीमाएं, तो सीमाएं हो जाएगी पाठ विषयक वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और आरेखीय चित्रमय या हम यह कहें कि बिंदु रेखी प्रस्तुतिकरण। चर के 2 उदाहरण, तो चर के 2 उदाहरण हो जाएंगे y प्लस 5 इक्वल टू 36 में y एक चर है, तो और y का जो मूल्य हो 31 होगा, क्योंकि हम 5 हम पक्ष बदल रहे हैं, 36 माइनस 5 हो जाएगा तो बचेगा 31। फिर है जैसे दूसरा हमारा तापमान दिन के समय पर निर्भर करता है। इस तरह से हमारे 2 चर के उदाहरण है। अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए, तो अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण, अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण निम्न है, सरल और स्पष्ट प्रश्न स्पष्ट और सटीक होने चाहिए, और प्रश्नावली उदार और सीमित होना चाहिए। उदार मतलब उदार। दूरभाष पर साक्षात्कार के 2 लाभ होते हैं, तो लाभ निम्नलिखित साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लाना सरल है और छात्रों की अंतर्दृष्टि को विकसित करने में सहायक होती है। प्राथमिक आंकड़ों की 2 विशेषताएं, तो प्राथमिक आंकड़े वे मौलिक अधिकार आंकड़े हैं होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्र करते हैं। ये आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह संस्था संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है, तो यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक डेटा में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। पहला है प्राथमिक समंकक या डेटा, तो ये मौलिक होते हैं तथा इनका जो संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार किया जाता है। ये मौलिक नहीं होते, वरन किसी अन्य संस्था या व्यक्तित्व के द्वारा संकलित किए जा सकते हैं। ये उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, इनमें संशोधन की आवश्यकता होती है। ये संशोधित होकर के उद्देश्य के अनुकूल बनाया जाता है। इनके संकलन में समय और श्रम, मतलब यहाँ पर संकलन में धन की आवश्यकता अधिक होती है और इनमें कम होती है। फिर हम चलें, इनके प्रयोग में सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती है और इनके जो प्रयोग में सतर्कता की आवश्यकता होती है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, जनसंख्या को उदाहरण सहित परिभाषित किया। तो जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंतः जीव प्रजनन के संघ को जनसंख्या कहते हैं। समाजशास्त्र में इसे मनुष्य का संग्रह कहते हैं। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन है। अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं दीजिए। तो प्रतिदर्श पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करना होना चाहिए। एक प्रतिदर्श प्राप्त करने के लिए प्रतिदर्श बेहतरतीब ढंग से चुना जाता चाहिए। फ्रीक्वेंसी एरे को परिभाषित कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी वाला का देखें, दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रक्षेपों अथवा वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाने वाली सारणी बारंबारता बंटन कहलाती है। अगला हो जाएगा हमारा वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित समंकों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों, वर्गों एवं उपवर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है। अनन्य
एवं समावेशी श्रृंखला के बीच अंतर। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो आपको साथियों यहाँ 3 नंबर के जो प्रश्न हैं इनकी चर्चा आपसे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं बताऊंगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ बड़े प्रश्न हैं और वीडियो बड़ा ना हो इस दृष्टि से इसको हम स्क्रॉल करके आपको दिखाएंगे। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के गुण, उपयुक्त आकार, वैज्ञानिकता, उद्देश्य अनुसार, तुलनात्मकता और इकाई का उल्लेख। इसी प्रकार वर्ग मध्य मान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वर्ग माध्य मूल जो मान हमारा होता है की जनगणना अलग अलग मान दिए होने पर की जा सकती है। यहाँ पर पहला हमारा इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। इसी तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो है ये गणितीय सवाल के रूप में है। आइए इसकी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको उम्र दी और निवासियों की संख्या यहाँ पे हमको दी जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका बारंबारता वक्र बनाना है। तो इसका बारंबारता वक्र आप देख लें, खास चीज़ हमारे लिए वही रहेगी। यहाँ पर एक्स अक्ष है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये हमारी एक्स अक्ष है, क्षैतिज अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है ये वाय अक्ष है। तो हमने क्या किया है, एक्स अक्ष पर उम्र, जो उम्र है आयु आयु है उसको दर्शाया गया है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये हमारी आयु हो गई। और इधर जो है निवासियों की संख्या यहाँ पे दर्शाई गई है 100 से लेकर 100, 1100, 1200, 100 के अंतराल से जो बताई गई है ये निवासियों की संख्या है। अब प्रत्येक अंक के सामने यहाँ पे हमको ऐसा बताया गया है कि 0 से 10 में 150 है। तो देखिए यहाँ पे 150 पे डॉट लगा दिया गया है ये वाला। फिर इसी प्रकार 10 से 20 के लिए तो वो 300 हमारा है, तो यहाँ हमने 10 पे लगा दिया गया है। इसी प्रकार 20 के लिए यहाँ पे लगा दिया गया। निम्न सीमा वाले अंकों को देख करके हमको डॉट लगाना होता है। इस तरह से सारे डॉट्स जो है इनको लगा करके ऐसे आलेख को बना दिया जाता है। इस तरह से सारा डॉट लगा देंगे और फिर से मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से निम्नलिखित सूचनाओं को एक उपयुक्त आलेख के रूप में प्रस्तुत कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, ये सूचना में 2014-15 से निर्यात करोड़ में 600, 15-16 740, 17-18 16-17 670, 17-18 780 और 18-19 में 900 ये हमें आंकड़े दिए गए हैं। तो इसको भी इस प्रकार हमने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे हमसे जो सूचनाओं को एक उपयुक्त आलेख द्वारा, तो उपयुक्त आलेख जो हमारा है इसको आप देख पा रहे हैं, इस तरह से इसको दर्शा दिया जाता है। इसका आप चित्र का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। ये जो आपने देखा है कर लीजिए ना। छठा हमारा प्रश्न है, प्रश्नावली / साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो जिन बातों को ध्यान रखना पड़ता है इन्हें आइए देख लेते हैं। अनुसूची निर्माण के भौतिक और बाहरी पक्ष में उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनका उल्लेख प्रभाव प्रश्नावली के निर्माण के दौरान किया गया हो। अनुसूची का जो आकार है वो 6/11 से बड़ा नहीं होना चाहिए। सूचनाएं लिखने के लिए पर्याप्त खाली स्थान छोड़ना चाहिए। और अनुसूची के निर्माण में उचित शब्दों का प्रयोग और प्रश्नों का चयन हमको आवश्यक रूप से करना चाहिए। तो साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम अगली इकाई 3 केंद्रीय भौतिकी की माप को लेकर के आएंगे। और जब तक के लिए आप वीडियो बने रहिए और देखते रहिए, चैनल पे आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।